टॉप 1000 में आने के लिए टॉप 1000 वाली मेहनत और टॉप 1000 वाला कमांड तो लाना पड़ेगा। कई सारे एस्पिरेंट जो नहीं कर पाते इसको क्रैक लेके 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद में आप फैमिली प्रेशर आ जाता है, सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। क्या आपने वो प्रेशर फील किया? प्रेशर तो फील होता है। किसी एस्पिरेंट को कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, तो आप उनसे ऑल्ट्रूइज्म एक्सपेक्ट ना करें। पहली बार इंटरव्यू क्यों क्रैक नहीं हुआ उसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? दूसरी बार क्यों क्रैक हो गया है उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है? आप अपनी इन 5 साल की लाइफ को कैसे देखते हैं? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंटिन्यूस क्रैक करनी है, क्या मंत्रास होने चाहिए? पहली चीज तो एक होता है इन्फ्लुएंस होकर तैयारी करना, एक होता है इंस्पिरेशन लेके तैयारी करना। डू यू फील द सेम? MS धोनी सबसे फेमस क्रिकेटर है। वो कहावत है ना, बिगिनर्स आर मेनी बट फिनिशर्स आर फ्यू। सुपरफिशियल मोटिवेशन है कि आपको बहुत कूल लग रहा है, या आजकल यूट्यूब पे वो वीडियोस बनते हैं कि IAS पावर, IPS पावर वीडियोस, तो वो सब देखे इनिशियली शुरुआत करना एक आसान काम है, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम भी निकालने के लिए एक बहुत मेहनत लगती है। UPSC आपका सोचने का तरीका ही चेंज कर देती है। Hello everyone, welcome to Indian Aspirant Show, the another super special episode with आकाश अग्रवाल। आकाश भैया ने अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 105th रैंक हासिल की है। इनसे हम बात करेंगे कि 5 साल के संघर्ष के बाद सफलता कैसे लगती है। इन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें से 4 बार इन्होंने प्री क्वालिफाई करके मेंस दिया है और उसके बाद में 2 बार इन्होंने मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया है और फाइनली फिर इनका सिलेक्शन हुआ है। आकाश भाई, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू सो मच आशीष फॉर वेलकमिंग मी। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन द शो ब्रो, एंड इट्स लाइक वर्थ लग रहा है जब इंदौर से भोपाल आए और आपसे बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि आपसे मिलके ऐसा लगा कि यू आर लाइक जस्ट अ एल्डर ब्रदर, तो मजा आएगा कॉन्वर्सेशन में। बिल्कुल यार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पढ़ाई के बैकग्राउंड से। कैसे आपने फिगर आउट किया कि मुझे यूपीएससी करनी चाहिए? ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, यू सेड कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, राइट? उससे कैसे आप यूपीएससी में स्विच किया और यूपीएससी में फिर 5 साल देना कैसा लग रहा है? मल्टीपल फैक्टर्स थे कि मैंने UPSC का सोचा। इनिशियली एक फैक्टर था कि वो जो जनरल हाइप रहती है गवर्नमेंट जॉब की, तो एक वो बैक ऑफ द माइंड था। बट जब मैंने एक बार ईरा सिंघल नाम का एक वीडियो देखा था, ठीक, जिसमें वो जर्नलिस्ट को बोल रही थी कि वाई आर यू कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी नाउ, आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग नाउ, ठीक है। तो उनका जो आर्ग्यूमेंट था कि जब मैं IAS बनने के बाद कुछ अच्छा करूं तब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ बात है मतलब इस प्रोफेशन में। प्लस फिर जब मैं थोड़ा सिलेबस एक्सप्लोर करना शुरू किया और देखना शुरू किया कि क्या जॉब का प्रोफाइल है, क्या रोल रहता है IAS का, वही तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगा और लगा कि एक बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लाने का जो एक पोटेंशियल है इस सर्विस में, वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा। एंड हाउ डिड यू चूज इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से यूपीएससी में आना? ये कैसे हुआ? क्या सिविल सर्विस को कोई बैकग्राउंड था? कैसे डिसाइड किया? नहीं, बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं था सिविल सर्विसेज का। मेरी मम्मी होम मेकर है और मेरे पापा एक प्राइवेट सर्विस से रिटायर्ड हैं। ओके, बट ईरा सिंघल मैम के वीडियो से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे मैंने खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर कुछ एक और IAS हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, ठीक है, उनको देख के मोटिवेशन मिला और फिर मैंने घर वालों से डिस्कस किया कि मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और उनके सपोर्ट से फिर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। वंडरफुल। एंड एज यू सेड कि 5 साल लगे हैं, आपने 5 बार एग्जाम अटेम्प्ट दिया है, तो उसमें से 4 बार आपने मेंस लिखा है जी। क्या हुआ जब, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो नहीं कर पाते इसको क्रैक इनिशियल 1 या 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद में आप थोड़ा सा डाउनफॉल आपको फील होता है, प्रॉब्लम्स फील होती है, फैमिली प्रेशर आ जाता है, सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को, क्या आपने वो प्रेशर फील किया है? हाँ, प्रेशर तो फील होता है। जो आउटसाइड प्रेशर आता है, जो बाहर से लोग देते हैं, वो तो प्रेशर होता ही है। बट आपको इंटरनली भी एक चीज़ फील होती है कि यार शायद मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, जितना उनके पोटेंशियल में है शायद उससे ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हूँ, राइट, बट मैं पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक काइंड ऑफ गिल्ट फैक्टर आता है कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए आई थिंक फैमिली का और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो एक कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि ठीक है आप कोशिश में फोकस करो। वो भगवद गीता वाला है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, राइट। तो वो बोलना आसान होता है, बट एक्चुअल में अगर कोई आपको उस फिलॉसफी के साथ बैक कर रहा है, राइट, जो मेरी फैमिली ने किया, तो इट इज़ रियली कमेंडेबल। ओह, आई एम सॉरी, मैं वीडियो के बीच में ही आ गया, बट हियर इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। करेक्ट। एंड आई नो, लाइक जब आई हैव अ लाइब्रेरी इन इंदौर, और वहाँ पे मैं रोज 20 से 30 एस्पिरेंट्स से नए एस्पिरेंट्स से मिलना होता है, और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो क्रैक नहीं कर पाते फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, और जब जब ऐसा होता है ना कि बार बार क्रैक नहीं होता, तब सेल्फ डाउट्स बहुत बढ़ जाते हैं। आपको लगता है कि यार शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं इस एग्जाम के लिए बना नहीं हूँ,
वो चीज़ अगर होती है किसी एस्पिरेंट के साथ, उसको कैसे डील करना चाहिए? आपने कैसे डील किया है? ये होती है और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। आपको खुद से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, राइट? और इसका सॉल्यूशन भी आप खुद ही हो कि आप खुद से कभी झूठ मत बोलो। ठीक, अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझसे नहीं हो सकता है, तो ठीक है यार, मतलब हर बंदा इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेल सकता है, करेक्ट, है ना? कुछ को रणजी खेलना है, वो भी अपनी फील्ड में अच्छा करे और ठीक है। कुछ फुटबॉल अच्छा खेलेंगे, सब हर आदमी एक फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकता है, राइट? तो अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि यार नहीं यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़, तो मे बी यू शुड लुक फॉर डूइंग समथिंग एल्स। किसी और चीज़ में आप अच्छा करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद से सवाल करना चाहिए और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। डू यू फील लाइक कि जब हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना आ गया 2018-19 के बाद से बहुत बूम पे चल रहा है, तो डू यू फील लाइक, एंड आई पर्सनली फील लाइक कि कई सारे एस्पिरेंट इन्फ्लुएंस होके इसकी तैयारी करते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंस होके तैयारी करना, एक होता है इंस्पिरेशन लेके तैयारी करना। एंड आई फील कि इंस्पिरेशन वाली तैयारी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाते हो, आप मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड रहते जा रहे हो। डू यू फील द सेम? क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरुआत तो कर सकते हो, शुरुआत करना आसान है इंस्पायर होके या मोटिवेट होके। बट इसीलिए शायद एमएस धोनी सबसे फेमस क्रिकेटर है कि बिगिनर्स आर मेनी बट फिनिशर्स आर फ्यू। वो कहावत है ना, तो उसी लिए कि यार अगर आपका बहुत सुपरफिशियल मोटिवेशन है कि आपको बहुत कूल लग रहा है, या आजकल यूट्यूब पे वो वीडियोस बनते हैं कि आईएएस पावर, आईपीएस पावर वीडियोस, ग्रांड एंट्री वीडियोस, वही तो वो सब देख के इनिशियली शुरुआत करना एक आसान काम है। बट किसी भी प्रोफेशन के पीछे एक मेहनत है। अब आप यूट्यूबर हैं, नहीं, आपने स्टार्ट तो 0 सब्सक्राइबर से किया होगा ना, करेक्ट। तो जहाँ से भी शुरुआत हुई, आपने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम तक आने पर। उसी तरह से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी निकालने के लिए एक बहुत मेहनत लगती है, या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए मेहनत लगती है। और वो मेहनत आप एक लॉन्ग टर्म में तभी कर सकते हैं जब आपको अंदर से आवाज़ आए, या कि ये क्यों करना चाहते हैं आप। यू हैव अ वेरी लाइक बिग एक्सपीरियंस ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ऑडियंस में से कोई ऐसा है जिसको फिगर आउट करना है कि ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड, वो चीज़ कैसे फिगर आउट करना चाहिए? आँख बंद करिए आप और खुद सोचिए आपको क्या करना है लाइफ में, या आप बच्चे थे, या स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या सपना था आपका? वो देखिए आप। और ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ़ वही चीज़ कर सकें जो हमको पसंद हो। कई बार हमको एक बैलेंस बनाना होता है, जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करना चाहिए। वो 2 चीज़ों में बैलेंस कई बार बनाना पड़ता है आपको। जी, तो मेबी आप एक पेपर लीजिए, प्रोस कॉन्स डिसाइड करिए और अपने फ्रेंड्स, वेल विशर्स, फैमिली से भी डिस्कस करिए कई बार। कई बार कोई दूसरा व्यक्ति आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे जाता है जो आप नहीं सोच पाते हैं। और वो पर्सपेक्टिव बहुत आई ओपनिंग होता है। आपको लगता है कि हाँ यार, शायद ये बात, वो जैसे हनुमान जी और जामवन की कहानी है। हनुमान जी में पावर्स सारी थी, लेकिन उनको जामवन जी लगे जिन्होंने उनको रिमाइंड कराया उन पावर्स का। तो कई बार कोई दूसरा व्यक्ति आपको एक ऐसी चीज़ बताता है जो आपको याद आता है कि यार हाँ यार, ये मेरा सपना था या ये मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मल्टीपल ओपिनियंस लेना भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट्स योर पैशन? विल टॉक अबाउट दिस। हाँ, मुझे लगता था हमेशा से यही करना है। मैं फेल भी होता था, या घरवाले बोलते थे कि ठीक है, कोई प्लान बी के साथ से दूसरा एग्ज़ाम करो, ठीक है? तो इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इस 5वें अटेम्प्ट में अगर मेरा नहीं होता तो मुझे कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता। मगर मैं हर बार यही बोलता था कि करना तो यही है। क्योंकि अंदर से आवाज़ आती थी, वो अब मुझे नहीं पता, अब मैं पास हो गया हूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। हो सकता है वो गलत आवाज़ हो या जो भी हो, बट मुझे लगता था कि मुझे करना ही यही है। और ये प्रिपरेशन ऐसी है कि ये आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है। तो अगर आप क्वालीफाई नहीं भी करते, तो आपने जो 4-5 साल में मेहनत करी है, जो नॉलेज गेन की है, वो नॉलेज आपको नहीं छोड़ेगी कभी भी। तो आप पास ना हो, आप आईएएस, आईपीएस या जो भी दूसरी एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर ना करें, बट वो नॉलेज तो आपने जो ली है इतने सालों में, वो तो आपके साथ हमेशा रहने वाली है और वो आपको जीवन भर काम आएगी। करेक्ट। एक चीज़ इसके ऊपर मुझे बात करना है कि आपने 5 साल दिया इस एग्ज़ाम को। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2, 3, 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है फॉर एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न्स। बट एक चीज़ जो मैंने देखी कि यार जब सिलेक्शन नहीं होता आपका लंबे समय तक, तो फिर आप थोड़ा-सा ना उस ज़ील से या उस एनर्जी से नहीं पढ़ते हो जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रहे होते हो या सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ रहे होते हो। आपने इसको एक्सपीरियंस किया है लाइक आपके 5th अटेम्प्ट में या 4th अटेम्प्ट में कि यार पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन दिमाग में वो टेंशन है कि यार होगा क्या? एग्ज़ाम में होगा क्या? पास होऊँगा, नहीं होऊँगा? आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, 2 पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के कि एक बोरिंग थोड़ा-सा हो जाता है कि आप रिपिटेटिवली वही सेम चीज़ बार-बार पढ़ रहे हो आप। बट फिर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी लगता था कि यार मैंने पढ़ा है, बट शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तभी मैं क्वालीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको पढ़ना तो होता था, क्योंकि सिलेबस जो है यूपीएससी का ये बहुत डायनामिक है। डेली न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा,
से, जो आपका सिलेबस ऐड ऑन करता जा रहा है, राइट? तो एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डेली होती जा रही हैं जो आपको कवर करना है। उसके साथ-साथ आपने जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ भी करते रहना है। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो आपको खुद के साथ, जो मैंने पहले कहा कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, राइट? तो ठीक है, आप वो चीज़ दोबारा बार-बार पढ़ रहे हो, थोड़ी रिपिटेटिव है, थोड़ी बोरिंग है, बट कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि यार मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है जितने अच्छे से मुझे आना चाहिए, या जितने अच्छे से जो बाकी हज़ार लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको आता था, राइट? तो आपको टॉप 1000 में आने के लिए टॉप 1000 वाली मेहनत और टॉप 1000 वाला कमांड तो लाना पड़ेगा। एंड डू यू फील कि जब अगर आपका एग्ज़ाम बार-बार नहीं निकल रहा होता है, तो आपको इवैल्यूएशन करने की बार-बार ज़रूरत पड़ती है, इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कहाँ पे किस चीज़ की वजह से नहीं निकल रहा है, उसको फिगर आउट करना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके अटेम्प्ट बार-बार जब नहीं निकल रहे होंगे 3, 4, 5 साल तक, तब आपने कैसे इवैल्यूएशन किया और क्या मिस्टेक्स ऐसी थी जो आप कर रहे थे और किसी एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट जब मेरा पहला इंटरव्यू था, तो जो चेयरपर्सन थी मिसेस सुजाता मेहता मैम, उन्होंने इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि अगर आप इस बार सिलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करोगे? तो इंटरव्यू में तो मैंने कुछ और जवाब दिया था, बट बाहर आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जवाब ये होना चाहिए था कि सबसे पहले तो मैं एनालाइज़ करूँगा कि मेरी गलती कहाँ हुई। नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आपको वो एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप गलत कहाँ हुए। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू किसी भी स्टेज पे अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। और मेरे केस में इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पूरा फोकस ही प्रीलिम्स पे था, राइट? वो मेंस की सेकंड स्टेज तक सोचा ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाया था। ऐसा लगता था पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स है, इसको करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर जब ये हो जाएगा तब देखेंगे बाद में आगे क्या करना है। जबकि ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, रैंक आपकी मेंस के बेसिस पर ही आनी है, करेक्ट? तो वो एक मिस्टेक थी इनिशियली कि प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो गया तो अब लगता है यार मेंस है, अब क्या करें? राइट। फिर एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने की है वो है कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत कम करी। मैं अलग-अलग चीज़ें पढ़ने के लिए तो जाता था, बट उसको प्रैक्टिस नहीं करता था। एक ये भी थोड़ा-सा फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार ये बुक पढ़ी, उसके बाद यार इस बुक में भी कुछ दूसरा कंटेंट है, ये भी कवर कर लेता हूँ। ये भी, इस कोचिंग का ये मटेरियल है, ये भी कर लेता हूँ। तो कई बार लगता है सब कुछ कर लो आप, नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो, बट आपको वो चीज़ याद नहीं हो पाती, या याद हो पाती है तो आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाते हो। तो फिर इट इज़ एज़ गुड एट नॉट स्टडिंग इट, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है कि आप 5 किताबें एक-एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब 5 बार पढ़ो, ताकि उस किताब से अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर होंगे। राइट। लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग्स एंड एकेडमीज़। एकेडमी का जो कल्चर चल रहा है कि एकेडमी करना ज़रूरी है, नहीं है, और कई बार हमको मतलब मैक्सिमम लाइक अगर दिन भर में मैं एक बार भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे 4-5 रिप्लाई 4-5 डीएम जैसे आते हैं कि भैया हम एकेडमी करें या नहीं करें? दिल्ली जाएँ या नहीं जाएँ? इंदौर जाएँ या नहीं आएँ? तो इस सवाल के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये किसी एस्पिरेंट को फिगर आउट करना चाहिए इधर दे शुड गो फॉर द एकेडमी और नॉट। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? किसी एस्पिरेंट को कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है इस बारे में कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्ट लाइक एनी अदर बिज़नेस, वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। तो आप उनसे ऑल्ट्रुइज़्म एक्सपेक्ट ना करें कि ये आएँगे और ये हमारी ज़िंदगी को ज़मीन से आसमान पे पहुँचा देंगे, राइट? वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विस का वो चार्ज कर रहे हैं। वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जिस कारण आप उधर जाएँ। ठीक है, वो एक पर्सुएसिव टैक्टिक्स होती हैं, बट आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, टेलीग्राम पे इतना कंटेंट है, प्रीवियस टॉपर्स या टॉपर्स नहीं, जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स है, वो सबकी मदद कर रहे हैं आके। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोचिंग एसेंशियल है, कोचिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोचिंग नहीं करोगे तो आप मिसगाइडेड रहोगे, कि वो वाले दिन तो पीछे छूट चुके हैं। बट साथ-साथ ये भी है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा फेयर बनाया जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 2018 में मैंने किसी एक्सवाईज़ेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ली, तो क्या उसको ये हक है कि मेरे 2023 सिलेक्शन का क्रेडिट वो ले? और अगर क्रेडिट लें, तो क्या उनको 2023 तक मुझे सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए? करेक्ट। तो इट हैज़ टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट? इट कांट बी टिल्टेड टुवर्ड्स द कोचिंग इंडस्ट्री। तो या तो आपको ये हो कि भाई जिस ईयर में मैंने पढ़ाया उस ईयर में सिलेक्शन हुआ तो मैं क्रेडिट लेता हूँ। बट अगर आपको ओवर द ईयर्स क्रेडिट लेना है तो आपको सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करानी चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। और तभी वो क्रेडिट जस्टिफाइंग भी लगेगा ना? हाँ, मतलब कोचिंग तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट कोचिंग का कितना फैक्टर रहा है आपकी सक्सेस में?
तो उसको जज करना भी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स में सिर्फ नाम देख लिया कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, बट कब का स्टूडेंट है। ये डिटेल भी ज़रूर। हाँ, एंड व्हाट डू यू फील कि जब मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट देखते हैं कि जिस मैगज़ीन में लोगे टॉपर्स के फ़ोटो होंगे, न्यूज़पेपर पूरा टॉपर्स के फ़ोटो से भरा हुआ चल रहा है अभी, है ना? रोड पे पूरे बड़े-बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं बहुत टॉपर्स के और उससे देख के इन्फ्लुएंस होता है बच्चा कि यार ये सारे टॉपर्स यहाँ से पढ़े होंगे, तो मैं भी यहाँ एडमिशन ले लेता हूँ। व्हाट डू यू फील अगर ये इसके बारे में आपको एस्पिरेंट को अगर एडवाइस देना है, तो आप क्या एडवाइस दोगे कि टॉपर्स की फ़ोटोज़ को देख के अकेडमी जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यार 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये चीज़ है कि एक साइकिल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? 10 लाख लोग दे रहे हैं, तो मान लीजिए किसी कोचिंग में 20,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सिलेक्शंस तो उसमें से होंगे, और सिलेक्शंस होंगे, तो फिर बच्चों को लगता है कि यार इस कोचिंग से सिलेक्शंस हुए हैं इसलिए मैं इसमें एडमिशन ली। तो एक लूप बन गया है। राइट। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ इसमें हमारी मेंटालिटी का भी थोड़ा दोष है, कि हम एफर्ट्स को कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। राइट। इससे पहले 4 अटेम्प्ट में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि एक बीच में मेरी वैल्यूज़ एकदम स्काई रॉकेट कर दी। करेक्ट। तो ठीक है, ये लाइमलाइट वगैरह सब ठीक है, बट आई फील फॉर दोज एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद नहीं क्वालिफाई कर पाए। मेरी 105 है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी 205 या 805 से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या ज़्यादा होशियार हूँ या ज़्यादा मेहनत करी। कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब हो गई, किसी के घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमको धीरे धीरे मूव करना चाहिए कि हम एफर्ट्स को सेलिब्रेट कर पाएँ। इवन फेलियर को भी हम एक्सेप्ट कर पाएँ कि यार चलो इसने कोशिश तो करी। उस मेंटालिटी की तरफ मूव करने की हमें बहुत ज़रूरत है। पर डू यू फील ये मेंटालिटी इसलिए भी नहीं आ पाती क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं दे आर फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और जब अगर वो फेल होते हैं तो आसपास का पूरा कल्चर या पूरा लेट्स से एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है जो आपको खींचता है कि यार तुम फेलियर हो, इसकी वजह से एस्पिरेंट्स को फील होता है कि यार आई एम फेलिंग इन दिस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एज़ अ सोसाइटी वी हैव टू चेंज, कि हमको कई बार मीडियोक्रिटी भी एप्रिशिएट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज़ कि उसने कोशिश तो करी यार भाई। कोशिश क्लास में जब सवाल पूछते हैं हम, तो कई बार ये डर रहता है कि यार बच्चे हम पर हँसेंगे, राइट? पर किसी ने पूछा है, किसी ने हिम्मत करी। अब ऊपर-ऊपर से स्टार्टिंग में मैं खुद एडमिट करता हूँ, मुझे लगता है यार ये यूट्यूबर कितना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ, मैं खुद को देखूँ, मुझे लगता है यार मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, करेक्ट। तो आप लोग की भी हिम्मत है ना कि यार आपने वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको पार करा, कि नहीं यार मेरे को इसके आगे बढ़ना है। गॉट इट। तो वो चीज़ को एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वंडरफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लाइक प्रिपरेशन वाला फेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के बारे में हम बात करेंगे। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको क्रिस्प में समझाना हो कि प्रीलिम्स क्यों आपकी बार-बार क्रैक होते गई, तो आप कैसे समझाओगे ऐसे एस्पिरेंट को जिसको बहुत बेसिक पे है, शायद उसको 6 महीने हुए हों, शायद उसको 1 साल हुए हैं, शायद उसने पहला अटेम्प्ट ना दिया हो, अगर उसको प्रीलिम्स कंटिन्यूअस क्रैक करनी है, क्या मंत्रास होने चाहिए? पहली चीज़ तो सिलेबस को आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है? यूपीएससी में आप घुस रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपको अपनी डेस्टिनेशन तो पता होनी चाहिए कि आपका फ़ोकस क्या है। उसके बाद आप बेसिक बुक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। अलग-अलग बेसिक बुक्स हैं, सभी टॉपर्स हैं, उसको बोल रखा है मैं रिपीट करके आपका वीडियो लेक्चर नहीं बड़ा होगा। नहीं, तो वो बेसिक बुक्स आप कवर करिए, और जैसे मैंने पहले बोला कि उनको आप बार-बार रिवाइज़ करिए ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हुआ। फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िए। कोचिंग इंडस्ट्रीज़ वाले टेस्ट पेपर्स बना के वो लेवल मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यूपीएससी का लेवल अलग है। तो वो जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं? उनके ऑप्शंस भी फ्यूचर ईयर्स के पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, राइट? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए, करेक्ट? और प्रैक्टिस करिए आप, टेस्ट पेपर्स बहुत करिए। टेस्ट पेपर्स के मैं कहता हूँ कि मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। सिर्फ एक ये एडवांटेज नहीं होता कि आप अपनी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि मुझे कितना आता है। उसके अलावा भी कई पर्पस हैं टेस्ट सीरीज़ के। जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है। कितनी देर में मुझे क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उसमें मुझे किस तरीके से दिमाग लगाना है। सिर्फ अगर मैं 2 ऑप्शंस में फँस रहा हूँ, मुझे गेस वर्क कैसे करना है, ठीक, या जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उस वो सॉल्यूशंस आपके लिए एक बुक की तरह हैं, वो न्यू कंटेंट की तरह हैं आपके लिए। तो टेस्ट सीरीज़ के मल्टीपल यूटिलिटीज़ हैं, तो आपको टेस्ट ज़रूर करना है। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आपने 4 चीज़ें कही है। फर्स्ट, सिलेबस बहुत अच्छे से करो, सेकंड, रिवीजन बहुत अच्छे से करो, थर्ड, आप पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व करो और देखो फॉर्मेट क्या आ रहा है, और फोर्थ, आप टेस्ट सीरीज़ करके खुद को एनालाइज़ करो। और कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का करंट अफेयर्स बुकलेट उठा लीजिए आप, वो आप करिए। वंडरफुल। लेट्स जंप इनटू मेंस। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए?
एज़ यू सेड कि यार जब हम स्टार्ट करते तो हमारे दिमाग में सिर्फ प्रीलिम्स होता है कि हमको प्रीलिम्स फोड़ना है, पर जब आप प्रीलिम्स क्रैक भी कर लोगे तो फिर मेंस के लिए प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। इसीलिए मेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेंस के बारे में बताइए, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्रैक किया जाए? मैं हमेशा कहता हूँ और ये शायद किसी मूवी में भी आ गया था कि प्रीलिम्स जो है एक 100 मीटर की स्प्रिंट है और मेंस एक मैराथन है। तो मेंस में जैसे 9 सब्जेक्टिव पेपर्स होने हैं, राइट? तो वो आपका स्टैमिना, आपकी नॉलेज, आपका रेज़िलियंस सब कुछ टेस्ट करता है वो एग्ज़ाम। क्योंकि आप फ्राइडे को मॉर्निंग में एक पेपर दे रहे हैं 3 घंटे का, फिर आप घर जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इवनिंग फिर 3-3 घंटे 2 पेपर देने हैं, सेम विद संडे। 3 दिन में आप 15 घंटे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो उँगलियों पे निशान पड़ जाते हैं, आपके कंधे-वंधे दुखने लगते हैं। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करना। जैसे मुझे लगता है मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में ये मिस्टेक करी कि मैं सब चीज़ों पे इक्वली फ़ोकस करता था, ठीक है? बट इस बार मेरे को ये रियलाइज़ेशन हुआ कि शायद मुझे अपना ऑप्शनल, मेरा जीएस 2 पेपर, ठीक है? जो कि मेरे ऑप्शनल से काफ़ी ओवरलैपिंग था। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो जीएस 2 उसके साथ काफ़ी ओवरलैपिंग था और एथिक्स। इन 4 पेपर्स पे मुझे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और मैंने वही किया और लकीली वो वर्क किया है। उन 4 पेपर्स पे मेरे अच्छा स्कोर है और 2 पेपर में एवरेज या बिलो एवरेज स्कोर है। उसके बाद बट फिर वो ओवरऑल मेरे फ़ेवर में वर्क किया। एक आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं कि अब मेंस की बात हो रही है तो आई फ़ील आंसर राइटिंग के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आंसर राइटिंग के लिए अगर कहा जाए कि स्मार्ट तरीके से आंसर अगर किसी को, और ये कई सारे टॉपर्स, कई सारे टीचर बोलते हैं कि स्मार्ट आंसर राइटिंग करिए। अगर आपको इस स्मार्ट आंसर राइटिंग को डिफाइन करना हो और इस तरह से डिफाइन करना हो कि एक बच्चा उसको समझ जाए, आप कैसे डिफाइन करोगे? स्मार्ट आंसर राइटिंग ऐसे आंसर राइटिंग हो गई जिससे आपका सिलेबस भी रिवाइज़ हो रहा है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और आपकी स्पीड भी डेवलप हो रही है। तो आप सिर्फ़ इसलिए मत लिखिए क्योंकि आपको लिखना है, डेली आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करिए और वो थीम्स आइडेंटिफ़ाई करिए, कौन-सी कॉमन थीम्स है, ओके? या करंट अफेयर्स से कोई बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक्स जो बहुत ही न्यूज़ में है, बहुत लाइमलाइट में है, जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक? उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करिए आप और प्रैक्टिस करिए। एक अच्छी टेक्नीक ये हो सकती है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल आया है, तो आप खुद का एक इमेजिनरी क्वेश्चन बना लीजिए और खुद खुद उस क्वेश्चन को आंसर करिए, राइट? तो ये भी किया जा सकता है। करेक्ट। अब इंटरव्यू पे जंप करते हैं। इंटरव्यू क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबके ऑब्जर्वेशंस अलग होते हैं और सबसे सवाल अलग होते हैं। और आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है। जी। पहली बार इंटरव्यू क्यों क्रैक नहीं हुआ उसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? दूसरी बार क्यों क्रैक हो गया है उसके ऊपर क्या आपके ऑब्जर्वेशंस है? सो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था सीएसई 2020 में, उस टाइम कोविड पीरियड था, तो आई थिंक 17 सितंबर 2021 को मेरा इंटरव्यू था, ओके। और इंटरव्यू क्रैक ना होने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो मेरी लाइफ़ का पहला इंटरव्यू था, ओके। मैंने आज तक किसी प्राइवेट फर्म के लिए भी कभी इंटरव्यू नहीं, आपने मॉक भी नहीं दिया था? मॉक मैंने दिया था, 1 मॉक दिया था मैंने फिज़िकल और 1 ऑनलाइन दिया था क्योंकि वो कोविड पीरियड था, तो इवन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वर एप्रीहेंसिव ऑफ कंडक्टिंग ऑफलाइन मॉक्स, राइट। सो बहुत ही कम मैंने गाइडेंस सीक किया और एक ये भी था कि मेंस के बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेबी वो लाइन क्रॉस होके ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा चुकी थी कि मेरा हो जाएगा शायद। तो मैंने उतना गाइडेंस सीक नहीं किया। फिर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने सिर्फ 2 ही मॉक्स दिए, तो प्रैक्टिस की बहुत कमी थी और दूसरी चीज़ मैं नर्वस बहुत ज़्यादा था। तो जो मेरे आंसर्स थे या जो मेरी प्रिपरेशन थी, एक तो मेरी प्रिपरेशन ही बहुत कम थी और जो प्रिपरेशन थी उसको भी मैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करवा पाया। तो क्योंकि मेरे आंसर्स बहुत ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है? आई मीन आई वाज़ लुकिंग टू गेट आउट ऑफ दैट रूम एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके, कब जल्दी खत्म होगा और कब मैं बाहर जाऊँगा? क्योंकि बहुत डर लग रहा था, तो शायद मेरी आवाज़ में उनको फ़ील हुआ होगा फिर या जो भी। तो मेरे 160 मार्क्स आए थे उस टाइम पे, जो कि स्लाइटली बिलो एवरेज। और सेकंड टाइम में ऐसा क्या हुआ कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया? इस बार ये रहा कि एक तो पहले की गलती मेरी आइडेंटिफ़ाई हो गई थी कि यार ये तो नहीं करना है। तो मैंने प्रिपरेशन भी बहुत बेटर करी। जिस तरीके से मैंने अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें मैंने पिछली बार जितना टोटल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी थी, उतनी मैंने इस बार डैफ भरने से पहले कर ली थी, कि उतने लोगों से कंसल्ट किया किस तरीके से भरा जाता है, तो वो सब रिसर्च करी पहले। उस हिसाब से मैंने अपना डैफ भरा, फिर मैंने पढ़ाई इस बार काफ़ी ज़्यादा करी, क्योंकि एक बार जब पढ़ाई होती है तो कॉन्फिडेंस शायद अपने आप आ जाता है कि यार कुछ भी आ जाए मैं हैंडल कर लूँगा, करेक्ट है। दूसरी चीज़, मैंने अपनी पर्सनैलिटी फेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। मैं जो हूँ, या कई लोग बोलते हैं बहुत गलिबल टाइप का है नेचर, मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट है कुछ, कोई भी बेवकूफ़ बना देगा या टाइप, मतलब जो भी है, मतलब वो सबका सब्जेक्टिव है, कौन मेरे को कैसे इंटरप्रेट करता है।
बट जो था तो मैंने अपना नेचुरल सेल्फ उनके सामने पोर्ट्रे किया और मैं कॉन्फिडेंट था। ये मुझे पता था कि मैं कॉन्फिडेंट था, मैं नर्वस नहीं हुआ एक भी बार। हो सकता है मेरे 1-2 आंसर्स उतने सैटिस्फैक्टरी नहीं रहे हों, ठीक है, जितने हो सकते थे, या कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी आती थी। बट मैं एक तो कॉन्फिडेंट रहा पूरे टाइम, नर्वस नहीं रहा, स्माइलिंग फेस था मेरे पूरे इंटरव्यू में। और मेरे 3-4 आंसर्स एटलीस्ट बहुत यूनिक थे, ओके, जो या तो मेरी खुद के चाइल्डहुड ऑब्जर्वेशन, स्कूल के एक्सपीरियंस से थे, या मेरे खुद के रीजनिंग से थे जो मेरे आंसर्स। तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो एप्रिशिएट किया होगा। आई मीन आई कैन ओनली गेस। दैट्स वेरी नाइस यार। और आई फील कि जब आप जो आपने बोला ना कि फेक नहीं थे, जब फेक नहीं होते तो कॉन्फिडेंस बाय डिफ़ॉल्ट आपका अप हो जाता है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप अपने 5 साल की इस जर्नी को सम अप करना चाहो इन 1 मिनट, आप अपनी इन 5 साल की लाइफ़ को कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है मेरे हिसाब से। मतलब यूपीएससी आपका सोचने का तरीका ही चेंज कर देती है। तो अगर मेरा यूपीएससी नहीं भी होता तो मेरी मेंटालिटी ये है कि कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा कर लूँगा लाइफ़। क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग से आस-पास जो भी हो रहा है, आपको सब कुछ पता है अब क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि आप नॉर्मल क्राउड से ऊपर हो, एटलीस्ट अवेयरनेस के मामले में, राइट। तो एक वो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, वो एक बहुत बड़ा टेक अवे है इस प्रिपरेशन के साथ। दूसरी चीज़ ये सीखा है कि हमेशा बी ग्रेटफुल टू गॉड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा आपको बैक करते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आइंस्टाइन का एक मेरा फेवरेट कोट है कि इफ आई कैन सी दिस फार इट इज़ ओनली बाय सिटिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स। तो बहुत लोगों ने अपने कंधे पे बिठाया है मुझे, तभी मैं वो एआईआर 105 तक देख पा रहा हूँ। करेक्ट है। एक चीज़ जो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है, लाइक जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बहुत सपने सजाते हैं कि यार एक दिन मैं सिलेक्ट होऊँगा, घरवाले खुश होंगे, लबासना जाएँगे, ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग के बाद में जब आप पहले दिन अपने ऑफ़िस जाओगे, उसी गाड़ी में बैठ के जो गाड़ी आप अपने सपने में सोचते हो कि यार एक सरकारी गाड़ी के अंदर ऑफ़िस जाऊँगा, ऑफ़िस का गेट खोलोगे और उस चेयर पे जिस दिन आप बैठोगे, व्हाट आर द थिंग्स जो आप चेंज करना चाहते हो सोसाइटी के अंदर? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? पहली चीज़, मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा बोरिंग आंसर है, बट मेरे को वो गाड़ी-वाड़ी वाला कभी उतना फ़ैसिनेटिंग लगा नहीं, और ऐसे नहीं लगा मेरे को, ठीक है। बट मतलब जैसे मैं प्रिपरेशन में घुसा ना, तो मुझे लगता है जब आप ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, करेक्ट। तो ठीक है, आप उनके लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते, वो अलग लेवल है विंडोज़ का। बट कहीं न कहीं आपको इंस्पिरेशन तो मिलता है कि यार मैं इनके जो व्यूज़ थे या इनका जो विज़न था, उसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट। तो वो एक फीलिंग है जो आपको पीछे खींचती है, ग्राउंडेड रखती है। तो जब मैं उस कुर्सी पे बैठूँगा, मेरे हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ज़्यादा आई। यस, मतलब खुशी होती है, नो डाउट, कि जब आप ज़िंदगी के एक फ़ेज़ पे पिछले 5-6 सालों से थे, अब आप क्वालीफ़ाई हुए हो, आप नेक्स्ट फ़ेज़ पे मूव ऑन करोगे। एक तो वो खुशी है, पेरेंट्स की खुशी है, उनकी खुशी देख के मुझे खुशी मिलती है। तो वो तो डेफ़िनेटली लगता है। एंड कमिंग ऑन टू एरियाज़ जिसमें मैं काम करना चाहूँगा, मेरे को लगता है जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, मेरे को उनकी रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ मैं कोई एक एग्ज़ाम पास करके आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में क्या करना चाहिए। कई बार ज़मीनी लोग जो होते हैं, जो ग्राउंड पे रहते हैं, उनको एक्चुअल सिचुएशन पता होती है। मैं किताबें पढ़ के जो ज्ञान बता सकता हूँ, हो सकता है मैं उनको उसकी ज़रूरत ही ना हो। तो इसीलिए मेरा पहला पर्पस ये रहेगा कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को जज कर पाऊँ। अदरवाइज़ एक कॉमन आंसर दिया जाए तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, ये 2 फील्ड ऐसी हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिन पे हमको काम करना चाहिए। वन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड आई फील वेरी प्राउड टू आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा है। देश के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, आई फ़ील आपने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। एज़ अ इंडियन आप इंडिया को किस तरह से देखते हो? फॉरगेट अबाउट द रिज़ल्ट कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। बट अगर एक इंडियन है और एक इंडियन आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिया को किस तरह से देखते हो? हाउ वुड यू रिप्लाई टू दिस? मतलब पिछले कुछ सालों में जो पेस गेन किया है और जो मेंटालिटी में कॉन्फिडेंस आया है इंडियंस के, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो इंडिया का राइज़ जो है, जैसे अरबिंदो घोष बोलते थे कि वो तो रुकने वाला नहीं है भाई। तो ये तो तय है। अब हम ज और आप जैसों के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम इसका हिस्सा बन सकें, वही, या जिस पेस पे इंडिया शायद आगे बढ़ सकता था, उससे थोड़ा-सा पेस बढ़ाने में एक भागीदारी निभाएँ। वही, तो इंडिया तो बढ़ने वाला है बॉस। एंड आई थिंक ये हर एस्पेक्ट को मान के चलना चाहिए कि यार इंडिया के बढ़ने की भागीदारी में हमको भी साथ दे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये हम लोग के लिए अपॉर्च्युनिटी है। ये इंडिया तो बढ़ने वाला है, अब हमको उस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, एक अच्छा इम्प्रिंट छोड़ सकते हैं।
राइट, तो ठीक है यार, हमको अच्छे तरीके से याद किया जाएगा, नहीं तो बुरे तरीके से याद किया जाएगा। दैट्स वंडरफुल। मुझे पर्सनली ये पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ माय लाइफ है। जब मैंने किसी यूपीएससी टॉपर के साथ पॉडकास्ट किया है, आई एंजॉयड द पॉडकास्ट। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना कैंडिड और नेचुरल मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये माइक्स वाइक्स मुझे दिख रहे हैं बट फ़ील नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है मैं नेचुरली आपसे वन ऑन वन बात कर रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल। एंड हमारी एक सीरीज़ है जहाँ पे हम लबासना में जाकर, मसूरी में जाकर शूट करते हैं टॉपर्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर पॉडकास्ट फ्रॉम देयर टू। श्योर, श्योर, श्योर। सी यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू आशीष। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आप सभी ने एंजॉय किया होगा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी लर्निंग इस पॉडकास्ट से आपको मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का क्या लगा है, और किन टॉपर्स या टीचर्स को आप आने वाले पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। थैंक यू।